everyone, welcome to 27th lecture of concrete technology. लास्ट टाइम हमने फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ा था और उसके बहुत सारे डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। आज भी हम वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी के ऊपर। तो जिसके अंदर था वाटर कंटेंट, मिक्स प्रपोर्शन, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स, टाइम एंड टेम्परेचर। ये सारे जो फैक्टर हैं वर्केबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए वाटर कंटेंट के बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। तो वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर, द वर्केबिलिटी ऑफ any mix mainly depends upon the quantity of water added into the mix। तो वर्केबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी के वाटर अपन उसके अंदर। अब वाटर प्ले अ रोल ऑफ अ लुब्रिकेंट इन द फ्रेश कॉन्क्रीट। एक लुब्रिकेंट का रोल प्ले करता है वाटर। अब दोस्तों की वाटर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है कोई भी मिक्स के लिए, हमारे कंक्रीट के मिक्स के लिए। क्यों महत्वपूर्ण एलिमेंट है? क्योंकि वाटर ही हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके से ही ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर H2O होता है, उसका ऑक्सीजन हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन से मिलता है, यानी C2S या जो भी मुताबिक C3S या C2S जिसके भी मुताबिक हमारा कंक्रीट या हमारा जो सीमेंट है बना है उसके साथ मिलता है, तो एक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से होता है क्या है कि हमारे जो बाइंडिंग एजेंट है एक दूसरे से अच्छी तरीके से बॉन्ड हो पाते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो हार्डन कंक्रीट को हार्डन करने में यूज़ होता है। तो वाटर इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्केबिलिटी। ठीक है, तो वाटर ही, अगर वाटर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन नील हो जाएगा, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह से पूरा का पूरा हो सकता है कि कंक्रीट ख़राब हो जाए। और वहीं पे अगर आप देखा जाए कि अपन अगर पानी कम डालते हैं तो क्या होगा? ड्राई कंक्रीट मिलेगा अपन को। ड्राई कंक्रीट क्या है, अच्छी तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या बोलते हैं, वाटर अच्छी तरीके से क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसके अंदर पानी डाला जाए। ठीक है, अब द एडिशन ऑफ वाटर टू कंक्रीट इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट। अब क्या होता है, जो वाटर है, जैसे हम कंक्रीट के अंदर वाटर डालते हैं तो वो क्या इंक्रीज कर देता है? फ्लूइडिटी होती है कंक्रीट की, वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? वर्केबिलिटी के लिए। At the work site, many non-technical supervisor restore to adding more water for increasing workability। साइट पे, वर्क पे साइट पे बहुत नॉन टेक्निकल सुपरवाइज़र होते हैं, वो क्या करते हैं? रीस्टोर करके रखते हैं बाद में पानी डालने के लिए, वर्केबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी है वो जो हमारे कंक्रीट की, उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं? हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। साइट इंजीनियर उसको वाटर को स्टोर करके रखते हैं। एडिशन ऑफ ओनली वाटर इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स। एडिशन ऑफ वाटर है वो क्या करता है? इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो, जो मिक्स का वाटर सीमेंट रेशियो है वो बढ़ा देता है। मेकिंग द मिक्स लीनियर, ठीक है, उसको बहुत लीनर कर देता है। ठीक है, थिन कर देता है समझो। हैंस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज, जिसकी वजह से होता है क्या, जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो डिक्रीज हो जाती है। एंड इंक्रीज इन वाटर कंटेंट रिजल्ट इन मोनोटोनस इंक्रीज इन वर्केबिलिटी। ठीक है, कोई भी अगर वाटर कंटेंट के अंदर अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है कंक्रीट के अंदर तो होता क्या है? मोनोटोनस वर्क, मतलब जो हमारे वर्केबिलिटी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। वर्केबिलिटी एक तरीके का फैलना, स्प्रेड होना समझो सीमेंट का, इस नोन एज वर्केबिलिटी। ठीक है, जितना सीमेंट स्प्रेड होगा उतना क्या बोलते हैं, वर्केबिलिटी ज़्यादा हुआ। इस तरीके से वर्केबिलिटी मेज़र करते हैं। इसकी वर्केबिलिटी मेज़र कैसे करते हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे कुछ जो टॉपिक्स है वहाँ पे हम ये वर्केबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट इवेंचुअली अ स्टेज इज रीच वेयर सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑकर।
पर ज़्यादा वर्किबिलिटी के चक्कर में, ज़्यादा फ्लूइडिटी के चक्कर में होता क्या है कि अगर हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो क्या हमको देता है, हमको वो श्रिंकेज देता है और क्रीप देता है। ठीक है, एक बार हार्ड हो गया वो कंक्रीट, उसके बाद वो हमको श्रिंकेज देगा, यानी क्या बोलते हैं, सॉरी, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग देगा। अब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि सेग्रीगेशन का मतलब मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है कि जो भी मटेरियल्स हैं उन सबका नीचे बैठ जाना, और ऊपर ऊपर का उस जो माल मसाला है, जैसे कि अपना सीमेंट पेस्ट है, उसका ऊपर रह जाना, बाकी सबका नीचे बैठ जाना। और ब्लीडिंग का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, उसकी वजह से अगर वर्किबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, श्रिंकेज और ब्लीडिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से वो हमारे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को वो बहुत हानि पहुंचाता है। एंड यूज ऑफ हाई वाटर कंटेंट विल रिजल्ट इन मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप ऑफ द हार्ड एंड कॉन्क्रीट। और यूज़ ऑफ हाई कंटेंट मतलब आपने ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया तो फिर आपको बाद में एक बार जब क्या बोलते हैं कंक्रीट हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आपको सीपेज या श्रिंकेज की प्रॉब्लम आएगी, या क्रीप की। श्रिंकेज यानी क्या होता है कि वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है, समझ में आया। कोई भी जैसे एक मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, श्रिंक अगर वो श्रिंक होता है तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी तो हमको जो शेप चाहिए था वो शेप नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट से मेरे को उस बीम को कॉलम से जोड़ना था, अगर उसके अंदर श्रिंकेज आता है तो हो सकता है कि क्रैक आ जाए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमको स्ट्रक्चर में तो तकलीफ़ पड़े। ठीक है, तो इसलिए हार्डन अगर हाई वाटर कंटेंट अपन बढ़ा देते हैं तो ये सारे इश्यूज हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। Therefore, increase in water content must be accompanied by an increase in cement content in order to maintain the water cement ratio constant so that strength of concrete does not decrease। इसलिए जो हमको वाटर कंटेंट है उसको अच्छी तरीके से सोच समझ के इंक्रीज़ करना चाहिए हमारे कंक्रीट के अंदर, सीमेंट के अंदर। नहीं तो फिर हमको अपने जो स्ट्रेंथ है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब का वाटर कंटेंट का अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है वर्किबिलिटी के लिए। हाँ, वर्किबिलिटी अगर इंक्रीज़ करनी है तो आपको वाटर कंटेंट रेशियो भी, वाटर सीमेंट रेशियो भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप जब वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज़ करते हैं तो श्रिंकेज और इन सब की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमको ये जो वाटर कंटेंट है हमको यूज़ करना पड़ता है। मिक्स प्रोपोर्शन। अब एग्रीगेट सीमेंट का मिक्स प्रोपोर्शन हमें बहुत ये ध्यान में रखना पड़ता है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है, जो भी वर्किबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि पहले ही हमारा जो सेंटेंस है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वर्किबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वर्किबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। हमारे एग्रीगेट और सीमेंट का जो रेशियो है वो, कि कितना सीमेंट का रेशियो और एग्रीगेट का रेशियो होना चाहिए। द हायर द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो द लीनर इन द कंक्रीट। जितना हाई एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो होगा उतना ही क्या बोलते हैं, लीनर हमारा कंक्रीट रहेगा। ठीक है, अब सीमेंट का रेशियो हर एक सीमेंट एग्रीगेट सीमेंट का रेशियो हर एक ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। जैसे M20, M25, M15, इन सब के लिए अलग, M20 के लिए 1 M 2 M 4, M25 के लिए 1 M 2 M 4। ठीक है, तो 1 आपका हो गया सीमेंट, 2 आपका हो गया सैंड, और 4 आपका एग्रीगेट हो गया। तो इस तरीके से आपको जो सीमेंट होता है हर ग्रेड के लिए अलग अलग एग्रीगेट सीमेंट और सैंड रेशियो अलग अलग होता है। ठीक है, पर जितना आप हायर रखेंगे उतना आपका जो कंक्रीट है वो लीनर बनेगा। The lean concrete, less amount of paste is available for lubrication of aggregate particles। लीनर कंक्रीट के लिए क्या होता है, हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ, अब आप एग्रीगेट का रेशियो बढ़ा देंगे तो ऑलमोस्ट जो उसके अंदर की बाकी की जगह होगी, जो सीमेंट की जगह होगी वो कम हो जाएगी। तो सीमेंट की जगह कम हो जाएगी तो लुब्रिकेशन जो होगा एग्रीगेट के अंदर वो कम होगा पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, जो less amount of paste is available for lubrication of aggregate particles per unit surface area of aggregate, and hence the mobility of aggregate is restrained, that is workability is reduced। मतलब उससे होगा क्या, अगर आपको लुब्रिकेंट कम मिलेंगे
उसके अंदर आपको बाइंडिंग एजेंट ही कम मिलेंगे एग्रीगेट के अंदर, तो अच्छी तरीके से बाइंडिंग होगी नहीं, और बाइंडिंग कम होगी और जैसे आपने एग्रीगेट डाल दिया तो मैंने वो क्या बोला आपको, बोला ना वर्किबिलिटी यानी फैलाव। जैसे कि मैं एक बाल्टी लेता हूँ और मैं एक मोल्ड के अंदर सीमेंट कंक्रीट फेंकता हूँ, तो कितना कंक्रीट फैलता है, दैट इज़ माय वर्किबिलिटी। ठीक है, अब उसके अंदर मैं ज़्यादा एग्रीगेट डाल के रखूँगा एक बाल्टी के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, लुब्रिकेशन कम रहेगा, पेस्ट कम रहेगा, तो वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, यानी वर्किबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो जाएगी। और वर्किबिलिटी डिक्रीज़ हुई यानी हो सकता है कि स्ट्रेंथ में डिक्रीजेशन है, सीपेज की प्रॉब्लम आए आगे जाके, या हो सकता है कि अच्छी तरीके से जो हमको भरा हुआ चाहिए पूरा स्लैब वो ना भरे, तो ये सारी चीज़ की जो प्रॉब्लम है वो हमको इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये मिक्स प्रोपोर्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, इसको हमको भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साइज ऑफ एग्रीगेट। और साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है, तो साइज ऑफ एग्रीगेट के बारे में हमने आगे भी पढ़ा हुआ है कि भाई साइज ऑफ एग्रीगेट किस तरीके से इफेक्ट करते हैं कंक्रीट के अंदर। वापस से आज वो फैक्टर के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं तो हमको रिवाइज हो जाएगा। द बिगर द साइज ऑफ एग्रीगेट द लेसर इन द सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया था जितना एग्रीगेट की साइज़ बड़ी होगी और तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो लेसर रहेगा। ठीक है, hence less amount of water is required for wetting the surface and less amount of paste is required to lubricate the surface of aggregate। ठीक है, अगर जितना बड़ा एग्रीगेट आप लोगे तो उतना आपकी जो क्या बोलते हैं सरफेस एरिया वो कम मिलेगा। अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो आपको क्या वाटर रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। अगर वाटर रिक्वायरमेंट कम पड़ती है तो आपको लुब्रिकेंट के लिए पेस्ट भी कम यूज़ होगा, तो जो कि लुब्रिकेंट कम होगा, जो कि सरफेस ऑफ एग्रीगेट के लिए हमको ये सारी चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ेगी। हैंस फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड पेस्ट बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट विल बी हायर वर्किबिलिटी। ठीक है, और अगर आपको क्या बोलते हैं वर्किबिलिटी अच्छी चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमको हायर साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वाटर एंड पेस्ट मेंटेन रहे। ठीक है, इसके अंदर से इतना बताया हुआ है। एक पॉइंट रह गया था मिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। इन केस ऑफ रिच कॉन्क्रीट विथ लोअर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो मोर पेस्ट इज अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन ऑफ एग्रीगेट विच विल रिजल्ट इन बेटर वर्केबिलिटी। रिच कॉन्क्रीट यानी अमीर कॉन्क्रीट के अंदर क्या रहेगा, लो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो रहेगा, जिसके अंदर जो पेस्ट अवेलेबिलिटी रहती है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी किसके लिए, एग्रीगेट को लुब्रिकेट करने के लिए। जिससे अगर आपके अंदर आप एग्रीगेट को लुब्रिकेट अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बेटर हो जाएगी। शेप ऑफ एग्रीगेट के बारे में भी हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, तो शेप ऑफ एग्रीगेट क्या है, तो शेप ऑफ द एग्रीगेट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, शेप ऑफ एग्रीगेट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था राउंड और क्यूबिकल शेप जो कि रहते हैं उसके अंदर लेस आपको पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एंगुलर साइज़ के जो क्या बोलते हैं एग्रीगेट रहते हैं उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, तो उसके अंदर भी वही दिया है कि भाई शेप ऑफ एग्रीगेट कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने स्ट्रेंथ के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, द शेप ऑफ एग्रीगेट हैव great influence on the workability of concrete. The round and cubical shape aggregate required comparatively less quantity of paste for lubrication and give better workability। ठीक है, अब क्या होता है एंगुलर जो होता है एंगुलर एग्रीगेट क्या होते हैं कि एक दूसरे को अच्छी तरीके से बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है उसके अंदर आपको पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगती है। पर ये जो ही चीज़ है जो राउंड और क्यूबिकल आपको शेप के एग्रीगेट होते हैं उसके अंदर आपको लेस क्वांटिटी ऑफ पेस्ट लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है लुब्रिकेशन जो होता है हमको ज़्यादा मिलता है। अब लुब्रिकेशन जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा तो समझ जाने का, इफ़ लुब्रिकेशन इज इंक्रीजिंग दैन वर्किबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, इस तरीके का एक क्या बोलते हैं पॉइंट अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि भाई जहाँ पे लुब्रिकेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे अपनी वर्किबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट हैविंग मोर सरफेस एरिया। ठीक है,
अब दूसरे वक्त जैसे कि अपना क्या बोलते हैं राउंड और क्यूबिकल शेप के जो एग्रीगेट होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है बहुत सॉफ्ट रहता है, रफ नहीं रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो क्या बोलते हैं जो पेस्ट है उनको लुब्रिकेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर जो एंगुलर एग्रीगेट्स हैं या रफ एग्रीगेट्स हैं उनका जो सरफेस रहता है सरफेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से जो जो पेस्ट की क्वांटिटी है हमको ज़्यादा लगती है। अब जैसे ही पेस्ट अगर मेरे को ज़्यादा लगेगा लुब्रिकेशन में, अगर लुब्रिकेशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, किस पे इफेक्ट करेगा, वर्किबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। तो क्या कर देगा वो, वर्किबिलिटी डिक्रीज कर देगा, ठीक है। Similarly, increased flakiness and elongation of aggregate also reduce in workability. Similarly, वो अगर क्या बोलते हैं रफ और एंगुलर एग्रीगेट रहेंगे तो क्या होगा, फ्लैंकीनेस एंड इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट। जो फ्लैंकीनेस और इलोंगेशन मैंने आपको आगे पढ़ाया भी था, इसका पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है यूट्यूब में, इसके अपने प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी हैं, अगर नहीं देखी तो अभी जाके आप देखिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि फ्लैंकीनेस और इलोंगेशन एग्रीगेट का क्या सीन है, ठीक है। वो भी ऑल्सो रिड्यूस द वर्किबिलिटी। अगर इसको भी अगर अच्छी तरीके से अगर फ्लैंकीनेस इंक्रीज हो जाता है, इलोंगेशन रेशियो अपना इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी अपनी जो वर्किबिलिटी पे है उस पर इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर अपना सेकंड है पॉइंट है सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, फॉर द सेम वॉल्यूम of aggregate the total surface area of rough textures aggregate is more than the surface area of smooth texture round aggregate, ठीक है। जे जो फॉर द सेम वॉल्यूम, अगर सेम वॉल्यूम के लिए हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम के एग्रीगेट अपन यूज़ कर रहे हैं और जो उसका जो सरफेस एरिया है वो रफ टेक्सचर एग्रीगेट का है, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रफ टेक्सचर एग्रीगेट इज मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ स्मूथ टेक्सचर रफ एग्रीगेट। यानी समझो आप सेम वॉल्यूम आप के एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो, एक वॉल्यूम के अंदर आप सरफेस एरिया रफ टेक्सचर के एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो और एक जगह पे आप स्मूथ टेक्सचर के राउंड एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे एक जगह पे एंगुलर एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो, या दूसरी बकेट के अंदर आपके पास कौन सा एग्रीगेट है, स्मूथ एग्रीगेट यानी राउंड एग्रीगेट है। तो क्या बोलते हैं जो उसका टेक्सचर होगा दोनों में से, तो किसका टेक्सचर अच्छा होगा, स्मूथ एग्रीगेट का टेक्सचर अच्छा होगा, सर्कुलर एग्रीगेट का टेक्सचर अच्छा होगा किससे, एंगुलर एग्रीगेट से, ठीक है, रफ एग्रीगेट से, इसके अंदर ये बताया। Hence, smooth texture aggregate will show better workability. White rough texture aggregate will give poor workability. मतलब जो स्मूथ टेक्सचर होता है, सिंपल सी बात है, जो स्मूथ टेक्सचर वाले एग्रीगेट रहेंगे वो आपको हायर वर्किबिलिटी देंगे, उनको फ्लो करने में तकलीफ नहीं पड़ेगी। पर अगर आप रफ टेक्सचर एग्रीगेट जहाँ पे देखते हो तो आपको आपकी जो वर्किबिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, फ्लो करने में जो एग्रीगेट है उनको तकलीफ पड़ेगी, वही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। फर्दर स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट ऑफर लेस इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड कंट्रीब्यूट टू हायर वर्किबिलिटी। जो स्मूथ टेक्सचर है वो एक दूसरे से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं हायर वर्किबिलिटी के अंदर, ठीक है। उनका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो अच्छा होता है, एक दूसरे से टकराने के बाद भी वो रफ नहीं हो जाते, ठीक है, उनको रजिस्ट कर पाते हैं, इसकी वजह से उनका जो टेक्सचर वो अच्छा होता है और उसकी जो वर्किबिलिटी है वो हायर रहती है, ठीक है। अब ये लास्ट 3 पॉइंट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, टाइम एंड टेम्परेचर। अब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट हैज़ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन वर्किबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। जो ग्रेडिंग होती है वो वर्किबिलिटी पे बहुत इफेक्ट करती है। अ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इज़ वन विच लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉइड्स इन अ वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम, मतलब जिसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉइड्स हो, जो कम वाटर एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा अपन को, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से अपन को पता चलेगा कि एग्रीगेट की कि उसके अंदर कितने वॉइड्स हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा यानी उसके अंदर ज़्यादा वॉइड्स हैं जिसकी वजह से पानी उसके अंदर जा रहा है और जो कि तकलीफ कर रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ा रहा है अंदर, ठीक है। आखिर लास्ट में क्या होता है, जब आप क्योरिंग करते हैं या क्योरिंग के बाद जो एग्रीगेट है वो उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो वाटर मॉइस्चर में इवापोरेट होकर बाहर निकलता है और सीपेज जैसी बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम अपन को हो जाती है। तो इस तरीके से हमको अच्छी ग्रेडिंग वाला एग्रीगेट लेना है जिसके अंदर अपन को तकलीफ ना हो। व्हेन द टोटल वॉइड आर लेस एक्सेस पेस्ट इज अवेलेबल टू गिवन बेटर लुब्रिकेट इफेक्ट,
अगर अच्छा वॉइड, अगर लेस वॉइड है आपके एग्रीगेट के अंदर, तो ज़्यादा एक्सेसिव पेस्ट अवेलेबल मिलेगा आपको, जो कि आपको बेटर लुब्रिकेट देगा आपके एग्रीगेट के अंदर, ठीक है। फिर द बेटर ऑफ लेस इज द वॉइड कंटेंट एंड हायर द वर्केबिलिटी। जितना बेटर ग्रेड रहेगा उतना तुम्हारा वाइट कंटेंट उसके अंदर कम रहेगा, और जितना वाइट कंटेंट कम रहेगा उतनी आपको वर्केबिलिटी हाई मिलेगी, इसके अंदर ये बताया है, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं इसके बाद जो पॉइंट है उसका क्या है, उसका नाम है टाइम। टाइम क्या है, जो कि अपना टाइम अभी हो गया है, पर 2 मिनट 1 मिनट का और वक्त आपके लूँगा मैं। अपना टाइम का इस यहाँ पे क्या मतलब है, द फ्रेश कॉन्क्रीट लूजेस वर्केबिलिटी विथ टाइम मेनली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू इवापोरेशन, ठीक है। तो फ्रेश कॉन्क्रीट है वो अपनी वर्केबिलिटी किसकी वजह से गवा बैठता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से। मतलब बहुत सारी चीज़ जो इवापोरेट हो जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन कंटेंट अगर सीमेंट के अंदर ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, पानी को इवापोरेट करता है। अ पार्ट ऑफ मिक्सिंग वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एग्रीगेट और लॉस्ट बाय इवापोरेशन एंड पार्ट ऑफ इट्स कंज्यूम बाय द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। कुछ पार्ट अपना एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पार्ट हवा में उड़ जाता है, और कुछ जो पार्ट है वो इवापोरेट क्या बोलते हैं, वो अपना जो सीमेंट हाइड्रेट कर लेता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अ 125 mm slump of concrete lose about 50 mm फर्स्ट आवर। मतलब स्लम टेस्ट जो होता है, सम टेस्ट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सम टेस्ट क्या होता है। हाँ, मैंने आज शायद आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है। सम टेस्ट के अगर 125 mm ऑफ सम टेस्ट कंक्रीट का अपन को मिल रहा है, 1 घंटे बाद वो 50 mm का ही वही सेम कंक्रीट का अपन को 50 mm का सम मिलेगा, ठीक है। द वर्केबिलिटी इज टर्म ऑफ compacting factor decrease by about 0.10 during the period of 1 hour during time of mixing। तो जैसे ये टाइम तो हमारा कब चालू हो जाता है, टाइम तो हमारा तभी चालू हो जाता है जब हमारा उसके अंदर सीमेंट के अंदर पानी डलना स्टार्ट होता है, ठीक है। पर ये पर आवर्स के अंदर ये 0.10% जो ड्यूरेशन पीरियड है अपना, वो अपना जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। 0.10 ड्यूरेशन के पीरियड के अंदर, 1 आवर जीतने के अंदर, ठीक है। तो 125 mm से डायरेक्ट आपका सम लूज होके कितने पे आ जाएगा, 50 mm पे आ जाएगा पहले घंटे में, ठीक है। बाकी ये तो फिर बाद में हार्डनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अपन ने पानी के अंदर हाइड्रेशन हो गया, फिर अपना क्या बोलते हैं इवापोरेशन हो गया, एग्रीगेट एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम पे अपन को वो उसको रखना है, और कितने टाइम पे मिक्स कर देना है, और कितने टाइम पे उसको अपन को स्लैब के अंदर भर देना है, या कोई भी अपन को जहाँ पे वर्किंग जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे भर देना है। सेकेंड है अपना टेम्परेचर। वर्किबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस एट द हाई टेम्परेचर। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है आपका तो फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट आपको हार्ड पड़ेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर है तो क्या बोलते हैं, आपको फ्लो ऑफ जो कंक्रीट वो कम हो जाएगा, यानी फ्लो ऑफ कंक्रीट अगर कम हो रहा है यानी आपकी वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये था भाई आज का यहाँ तक का लेक्चर। इतने सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं हमारे फ्रेश कंक्रीट पे। नेक्स्ट टाइम हम इसके यही चैप्टर के बारे में, फ्रेश कंक्रीट के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसके जो असाइनमेंट्स हैं, अभी तो मैंने शायद 5 असाइनमेंट दिए, नहीं मैं दूंगा 5 असाइनमेंट के 1 असाइनमेंट बना के दे दूंगा, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, तुमको भी लोड कम आएगा। तो और ये अच्छी तरीके से पढ़ो, कोई डाउट होता है तो मुझे पूछो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।